Hello friends, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to YouTube channel English Literature. In the respective video, we are going to talk about Sasquatch poems. ऑलरेडी हम लोगों ने इसकी 6 poems डिस्कस कर ली थी. लास्ट पोएम में हमने देखा था कि जो सस्क्वैच है बेसिकली उसकी कहानियाँ इनके पेरेंट्स, इनके ग्रैंड पेरेंट्स और इनके ग्रैंड पेरेंट्स के ग्रैंड पेरेंट्स जो है एक दूसरे को सुनाया करते थे. तो सस्क्वैच वहाँ पे यानी कि पोएम नंबर 6 में सिम्बलाइज कर रही थी इनके ओरल ट्रेडिशन को, इनके फोकटेल के ट्रेडिशन को और स्टोरी टेलिंग के ट्रेडिशन को. क्लियर. अब है हमारी पोएम 7 जिसमें कहता है बाय नाउ द हंटर्स एंड हॉबिस्ट ऑल्सो कॉल देम सस्क्वैच because they have come to understand a little of what Indians have always understood. अब कहते हैं कि अब जो हॉबिस्ट हैं, जो हंटर्स हैं, उन्होंने भी इस क्रिएचर को, इस हेरी क्रिएचर को सस्क्वैच कहना शुरू कर दिया है. क्यों? क्योंकि अब उनको भी थोड़ी थोड़ी समझ आने लग पड़ी है कि जो चीज़ इंडियंस को समझ आती थी. इंडियंस यहाँ पे कौन है? यहाँ पे इंडियंस बात की जा रही नेटिव अमेरिकन की, जिनको इंडियंस कहा जाता था. और अगेन मैंने बताया आपको कि जो शर्मन एलेक्सी है अपनी हर पोएम, अपने हर राइटिंग के थ्रू रिकंस्ट्रक्शन करते हैं आइडेंटिटी की. ठीक है, यहाँ पे यही बताया है कि जो इंडियंस सस्क्वैच के बारे में इम्पोर्टेंस रखते थे, जो इम्पोर्टेंस सस्क्वैच की इंडियंस के अकॉर्डिंग थी, नेटिव अमेरिकन के अकॉर्डिंग थी, जो उनके करीब इसकी इम्पोर्टेंस थी, उस इम्पोर्टेंस को थोड़ा थोड़ा जो हॉबिस्ट हैं, जो हंटर्स हैं, वो भी समझने लग पड़े हैं. यानी कि सस्क्वैच सिर्फ एक हेयरी क्रिएचर नहीं था, एक मैन लाइक हेयर क्रिएचर नहीं था, ये मोर देन दैट था. और वो मोर देन दैट क्या था? उनकी आइडेंटिटी, उनके कल्चर का पार्ट था. कैसे कल्चर का पार्ट था? क्योंकि ये उनके फोकटेल को, उनकी स्टोरी टेलिंग के जो कल्चर था उनको सिंबलाइज कर रहा था. अब पोएम नंबर 8 में कहता है हेडलाइन इन द टैबलॉइड्स Bigfoot baby found in watermelon has Elvis sneer. कहता है कि हेडलाइंस दिखाई दी हैं. हेडलाइन यानी कि न्यूज़ में हम लोगों ने हेडलाइन देखी है, न्यूज़पेपर में हेडलाइन देखी, वहाँ पे क्या कहा गया है कि बिगफुट बेबी फाउंड इन वाटरमेलन हैज़ एल्विस स्नेयर. कहते हैं एक बिगफुट बेबी देखा गया है वाटरमेलन के अंदर, जिसका जो स्माइल है वो एल्विस जैसी है, यानी कि एक बिग स्माइल है उसके फेस के ऊपर. अब यहाँ पे बिगफुट वर्ड यूज़ किया गया है. वो बिगफुट किसके लिए यूज़ किया गया है? मैंने बताया था आपको, सस्क्वैच के लिए. एनी हाउ नेक्स्ट पोएम में है दोज हु से बिगफुट आर दोज हु डू नॉट बिलीव वी मस्ट लर्न टू फेयर मेटाफर. कहते हैं अब इसको बिगफुट कहा गया है. बिगफुट कौन कह रहे हैं? वो जिनका सस्क्वैच के ऊपर यकीन ही नहीं है, मतलब जो कि नेटिव अमेरिकन की आइडेंटिटी के ऊपर बिलीव ही नहीं रखते, जो नेटिव अमेरिकन की एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं रखते, वो सस्क्वैच को बिगफुट कहा करते थे. वी मस्ट लर्न टू फेयर मेटाफर. हम लोगों को चाहिए कि हम लोग जो मेटाफर हैं उससे डरना सीखें. मतलब यहाँ पे जो अल्टरनेट यूज़ किया गया, मेटाफर होता है ना कि एक चीज़ की खूबी बताने के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं, जैसा कि मेरा बेटा चांद है. ठीक है, हालांकि बेटा चांद नहीं है, हमने उसके लिए डायरेक्ट वर्ड चांद यूज़ कर लिया है. यहाँ पे सस्क्वैच के लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया? बिगफुट डायरेक्टली यूज़ किया गया, हालांकि वो बिगफुट नहीं है, उसका फुट बड़ा है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या गया, हम लोग को चाहिए कि हम लोग जो है ना डिफ्रेंशिएट करना सीखें. मतलब हम लोग सीखें कि जो जिसकी आइडेंटिटी है उसको उसी नेम से कॉल किया जाए. उसके बाद है नेक्स्ट पोएम. We followed the footprints from the source of the stream to the place where it emptied into the river. We saw its hair snagged on branches 10 feet above us. Its smell was still powerful a full day after it had passed through. The smell rotten eggs, sulfur, burned hair, blood, sawdust, pine sap, bad piss, standing water, split granite, sunlight. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं जी? कहते हैं हम लोगों ने जो फुटप्रिंट्स थे उनको फॉलो करना शुरू किया. और वो फुटप्रिंट्स कहाँ से शुरू किए फॉलो करना? एक नदी बह रही थी, उसके साथ साथ फुटप्रिंट्स थे. और कहते हैं हम तब तक फुटप्रिंट्स फॉलो करते गए जब तक कि वो दरिया के अंदर पानी, जो फुटप्रिंट के निशान थे, वो गायब ना हो गए. यानी कि वो फुटप्रिंट को फॉलो करते करते एक रिवर तक पहुँचे, और उस रिवर के जब रिवर तक पहुँचे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली पाँव के जो निशानात थे वो गायब हो गए. कहते वहाँ पे हम लोगों ने हमारे से 10 फीट अबव उसके बाल लटकते हुए देखे.
किसके? हेरी क्रिएचर के। और इट्स स्मेल वॉज स्टिल पावरफुल अ फुल डे। कहते इसकी स्मेल जो थी वो स्टिल पावरफुल थी अ फुल डे, यानी कि जो सारा दिन आ रही थी। आफ्टर इट हैड पास थ्रू, हालांकि वो यहाँ से गुजर चुका था, इसके गुजरने के बाद भी सारा दिन वहाँ से उसकी स्मेल आती रही। द स्मेल, रोटन एग्स, सल्फर, बर्न्ड हेयर, ब्लड, सारडस्ट, पाइन सैप। अब यहाँ पे सारी जो अगली स्मेल्स होती है ना उनको लिख रहा है। और वो स्मेल कब आती है इस तरह की स्मेल? जब एक पर्सन को सफ़र करना पड़ता है, हार्डशिप से गुजरना पड़ता है, मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। तो ये उन्हीं बात को कह रहा है। अब यहाँ पे हम लोग मतलब अपेरेंटली तो मीनिंग, अगर मेटाफोरिकली देखें, सिम्बॉलिकली देखें, तो इसमें क्या कहा गया? कहते हैं कि एक टाइम आया कि कॉलोनियल रूल जब शुरू हुआ, उस कॉलोनियल रूल की बेस पे जो बहुत से नेटिव अमेरिकन थे उनकी आइडेंटिटी स्नैच कर ली गई और कईयों को मारा जा रहा था और वो अपनी जान बचाते बचाते भागते गए। और जिस जगह से वो भागे वहाँ पे खून खराबे की, जले हुए बालों की, इन सब की स्मेल आ रही थी। डिफरेंट नेम्स उसने मेंशन किए हैं, उन सब की स्मेल आ रही थी। और वो स्मेल क्या इंडिकेट कर रही है? उनकी एग्जिस्टेंस को, कि वो एग्जिस्ट करते हैं, उनसे उनकी आइडेंटिटी स्नैच की गई है, उनको एग्जिस्ट करने नहीं दिया जा रहा। किनको? नेटिव अमेरिकन को। तो यहाँ पे स्क्वाड सिंबलाइज कर रही है नेटिव अमेरिकन को। एंड देन पोएम 11 है, इवन नाउ वी लाइक टू थिंक साइंस रिप्लेस रिलीजन व्हेन इन फैक्ट रिलीजन बिकेम साइंस। कहते हैं अब हम लोगों को फोर्स किया जाता है और हम ये चीज़ पसंद भी करते हैं कि जो साइंस है रिप्लेस रिलीजन, साइंस ने रिलीजन को रिप्लेस कर दिया है। बल्कि हुआ क्या है कि रिलीजन खुद ही साइंस बन चुका हुआ है। मतलब सब कुछ ही करप्ट हो चुका है, रिलीजन भी प्योर नहीं रहा, रिलीजन खुद साइंस बन चुका हुआ है। यहाँ पे इस बात का मतलब ये है कि जो इनका रिलीजन था वो भी प्योर नहीं रहा और हर चीज़ जो है उसके अंदर करप्शन ऐड हो चुकी हुई है। फिर है 12 पोएम, आई रेन इन टू द हाउस ऑन फायर एंड सेव माई फादर एंड मदर। अब यहाँ पे बता रहा है कि क्या सूरत हाल हो रही थी। कहते मैं भागा गया, आग लगी हुई थी, मैंने अपने माँ और भाई को बचाया, माँ और बाप को बचाया, मैंने अपने बहन और भाई को बचाया। वर्जन ऑफ गॉड अगली लाइन में आएगा जिसमें कहते हैं मैंने बुक को बचाया। बुक क्या? बेसिकली वर्जन ऑफ गॉड। फिर कहते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैंकेट था हमारे पास, मैंने उसको बचाया। एडम एंड ईव यानी कि एडम एंड ईव यानी कि मैंने अपने फेथ को, ईमान को बचाने की पूरी कोशिश की। कहते हैं मैंने पोर्क्यूपाइन क्विल्स को बचाया। अब वो पोर्क्यूपाइन क्विल क्या था? बेसिकली एक एनिमल है जिसके ऊपर लॉन्ग लॉन्ग क्विल लगे होते हैं, निडल की तरह के उसके हेयर होते हैं। तो इसके पास वो कुछ हेयर्स थे, इसने वो उनको रेस्क्यू किया, उनको सेव किया। और ये जो पोर्क्यूपाइन क्विल है ना, ये बेसिकली अगेन नेटिव अमेरिकन के ट्रेडिशन को सिंबलाइज कर रहा है कि ये पोर्क्यूपाइन के क्विल्स को लेके उनसे फैब्रिकेशन किया करते थे, क्विल वर्क किया करते थे। और आप गूगल पे लिख के देखिएगा क्विल वर्क, जहाँ पे आपको नज़र आएगा कि डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेसेस बनाएंगे उन्होंने उस क्विल के साथ, जो कि पोर्क्यूपाइन के बाल थे लंबे लंबे, उनके साथ उन्होंने डिफरेंट किस्म के आर्ट क्राफ्ट किए होंगे। फिर ये कहते हैं मैंने कप ऑफ आइस वाटर रेस्क्यू किया। फिर कहता है मैंने मेटामॉर्फिक रॉक को बचाया, सेक्सोफोन को बचाए। सेक्सोफोन, मेटामॉर्फिक रॉक, टेस्टामेंट, ये सारे अपने बिलीव्स, अपने कल्चर, अपनी आइडेंटिटी की बात कर रहा है। फेवरेट रेड शर्ट, रेड शर्ट बेसिकली इनका सिंबल है, सिंबल है नेटिव अमेरिकन का। रेड शर्ट नेटिव अमेरिकन की एग्जिस्टेंस को सिंबलाइज करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है। बास्केटबॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है, बास्केटबॉल भी इनके कल्चर का पार्ट है, रेड शर्ट भी इनके कल्चर का पार्ट है, मेटामॉर्फिक रॉक भी, सेक्सोफोन भी और पोर्क्यूपाइन क्विल भी। मतलब जो कुछ इसने मेंशन किया ना इस पोएम के अंदर, वो सब कुछ इनके कल्चर का पार्ट है। स्पेशली सिस्क्वैच के बारे में एक बुक, क्योंकि सिस्क्वैच स्टोरी टेलिंग इनकी ट्रेडिशन से चलती आ रही है। टेक्स्ट की लाइन्स देखिए, कहता है I ran into the house on fire and saved my father and mother. I ran into the house on fire and saved my sister and brother. I ran into the house on fire and saved my version of God. I ran into the house on fire and saved my only effective blanket. I ran into the house on fire and saved my Adam and Eve. ऐसे ही नेक्स्ट है I ran into the house on fire and saved my porcupine quill. एंड देन इसके बाद सेव माई कप ऑफ आइस वाटर, इसके बाद सेव माई मेटामॉर्फिक रॉक, फिर है सेव माई सेक्सोफोन, सेव माई लास्ट विल एंड टेस्टामेंट, फिर है सेव माई फेवरेट रेड शर्ट, सेव माई बास्केटबॉल। ये जो लास्ट 3 लाइन है ना, फेवरेट रेड शर्ट,
फिर सेव्ड माई बास्केटबॉल एंड सेव्ड माई बुक अबाउट स्क्वैच। ये लास्ट 3 लाइन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं इस पॉइंट नंबर 12 की। एनी हाउ देन है पॉइंट 13 जिसमें कहता है आफ्टर D.B. कॉपर हाईजैक द कमर्शियल जेट and parachuted 3,000 feet into the Cascades, where he and his newly acquired money disappeared. We can only assume that he lived because his death would kill the mystery. Our only certainty D.B. Cooper is not Sasquatch. अब इसमें D.B. Cooper की बात की गई है, एक हिस्टोरिकल फिगर है जिनकी बर्थ डेट 24 नवंबर 1971 है। सॉरी, इट्स नॉट बर्थ डेट, इस डेथ डेट। ठीक है, 50 ईयर्स के थे और ये डिसअपियर्ड हो गए थे। इन्होंने ना नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस फ्लाइट 305 वहाँ से जो उनके कुछ प्लेन्स थे उनको हाईजैक किया था। ये प्लेन चला रहे थे, उन प्लेन को हाईजैक कर लिया गया एंड उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ कि ये गायब हो गए। दूर दूर तक कुछ पता नहीं लगा इनके एग्जिस्टेंस के बारे में कि एग्जिस्ट कर रहे हैं ये नहीं है, लेकिन हाँ कुछ मनी थी, कुछ हद तक मनी वो 1980 में रिकवर्ड की गई थी। जिसके यहाँ पे लिखा है आफ्टर D.B. कॉपर हाईजैक द कमर्शियल जेट। जब उन्होंने कमर्शियल जेट को हाईजैक किया एंड पैराशूटेड 3,000 फीट इनटू द कैस्केड, और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने 3,000 फीट इनटू द कैस्केड की तरफ उन्होंने पैराशूट लेके गए थे, जहाँ पे वेयर ही एंड हीज न्यूली एक्वायर्ड मनी डिस्पेयर। जहाँ पे क्या हुआ, उस कैस्केड की जगह पे इनकी न्यूली एक्वायर्ड मनी थी और ये खुद भी दोनों गायब हो गए थे। लेकिन 1980 में कुछ मनी रिकवर्ड हो गई थी, लेकिन प्रॉपरली ना सारे पैसे मिले थे, ना ही हमारे जो रिस्पेक्टिव पर्सन है D.B. कॉपर ये भी नहीं मिले थे, और इनका पैराशूट भी नहीं मिला था। और एक D.B. कॉपर की बहुत ही फेमस स्टोरी है, आप गूगल पे भी देखेंगे आपको इसकी बड़ी डिटेल मिल जाएगी। तो एनी हाउ कहता है वी कैन ओनली अज्यूम दैट ही लिव्ड बिकॉज हिज डेथ वुड किल द मिस्ट्री। कहते हैं हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं कि हाँ वो भी ज़िंदा है, क्योंकि अगर इनकी डेथ के बारे में बात की जाए कि इनकी डेथ हो गई तो जो मिस्ट्री है वो भी ख़त्म हो जाएगी कि कैसी हुई वगैरह वगैरह सो ऑन। फिर कहता है ओवर ओनली सर्टेनिटी D.B. कॉपर इज़ नॉट अ स्क्वैच। हम सिर्फ इस बात पे बिलीव कर सकते हैं कि वो स्क्वैच नहीं है। इन ऑर्डर टू नो वट स्क्वैच इज़, स्क्वैच क्या है, वी मस्ट नो वट ही इज़ नॉट। हमें पहले पता चाहिए कि स्क्वैच क्या नहीं है। तो राइटर जब भी अभी तक बात कर रहा है स्क्वैच को मैन लाइक हेरी क्रिएचर कह रहा है, लेकिन पॉइंट नंबर 15 में कहता है ये आई वंडर वाई आई स्पीक ऑफ स्क्वैच एज मेल। अब मैं यहाँ पे हैरान हो रहा हूँ क्योंकि मैं स्क्वैच को बार बार मेल की तरह क्यों रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। व्हेन मोर फीमेल स्क्वैच हैव बीन सीन, जबकि फीमेल स्क्वैच को भी देखा गया है, इंक्लूडिंग द मोस्ट फेमस द स्क्वैच वुमेन हु वॉक्ड अक्रॉस द डेड फॉल इन द फिल्म। अब यहाँ पे इसने एक पर्सन का नेम मेंशन किया जो कि रोजर पैटरसन नाम है उसका। एक फिल्म डायरेक्टर था, एक ऑर्डिनरी फिल्म मेकर था। इसने एक फिल्म बनाई थी जिसके अंदर बिग फुट दिखाया था। ठीक है, ये भी जो मूवी थी नेटिव अमेरिकन के ऊपर बेस कर रही थी, जिसके अंदर इन्होंने नेटिव अमेरिकन की क्रिएचर जिसको नेटिव अमेरिकन स्क्वैच कहते हैं उनको एज अ बिग फुट रिप्रेजेंट किया था अपनी मूवी के अंदर। और उनकी मूवी के अंदर जो स्क्वैच दिखाई गई थी वो एक वुमेन थी हु वॉक्ड अक्रॉस डेड फॉल इन द फिल्म, जिसने फिल्म के अंदर काम किया था, वॉक्ड अक्रॉस द डेड फॉल। आगे है शूट बाय रॉजर पैटरसन ऑन द होपा इंडियन रिजर्वेशन इन नॉर्दर्न कैलिफोर्निया। वी हैव ऑल सीन हर पेंडुलस ब्रेस्ट। अब यहाँ पे उसकी अपीयरेंस बताई गई हुई है। प्रोमिनेंट ब्रो, लार्ज फीट एंड शेडोड आइज एज शी टर्न्स टू फेस द कैमरा। जब वो कैमरे के सामने नजर आई तो उसकी ऐसी अपीयरेंस थी। And the commotion caused when Patterson's horse threw him. Patterson continued to film as he fell, as he climbed to his feet, and ran after the Sasquatch. अब यहाँ पे पूरा सीन बताया गया कि उसके अंदर क्या क्या हुआ था। फिर ये भी बताया गया कि his home movie has never been discounted, only ignored or dismissed. कि जो इसने मूवी बनाई गई थी उसको कभी भी डिस्काउंटेड नहीं किया गया। फिर क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ उसको इग्नोर और डिसमिस कर दिया गया था। और साथ ही नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया द साइंटिस्ट डू नॉट
wants Sasquatch to exist because her existence would destroy their god. अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि साइंटिस्ट कहते हैं गॉड भी एग्जिस्ट नहीं करता और इसलिए वो कह रहे Sasquatch भी एग्जिस्ट नहीं करती. अगर Sasquatch एग्जिस्ट करती है, ये चीज़ मान ली जाए, तो जो उनका कॉन्सेप्ट है गॉड की एग्जिस्टेंस के बारे में वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो इसलिए कहते हैं साइंटिस्ट डू नॉट वांट Sasquatch टू एग्जिस्ट. फिर है 17 के अंदर रोजर पैटरसन के बारे में बताया गया है. वो एक यकामा इंडियन था. यकामा भी एक ट्राइब है नेटिव अमेरिकन का. इसने एक और ट्राइब के बारे में बता दिया अपने. कहता है अफेक्ट विच प्रोवाइड्स मी विद अ स्मॉल सीक्रेट प्लेयर. कहते हैं जिसमें मुझे प्लेजर मिला, थोड़ा सा प्लेजर मिला. वो क्या था चीज़ थी, ये जान के कि रोजर पैटरसन भी एक नेटिव अमेरिकन था. I have been taught to keep secrets and to fool you into believing I will reveal them. कहता है मुझे ये चीज़ सिखाई गई थी शुरू से ही कि मैं अपने जो सीक्रेट्स उनको संभाल के रखूं और आप लोगों को इस चीज़ से बेवकूफ़ बना दूं कि मैं आपको जो सीक्रेट्स है वो रिवील करने वाला हूं. हालांकि मैं कोई भी सीक्रेट रिवील नहीं करूंगा, मैं आपको बातें ज़रूर बताऊंगा और आपको मेरी बातों से लगेगा कि मैं अपने सीक्रेट्स रिवील करने वाला हूँ, लेकिन मैं कोई भी सीक्रेट रिवील नहीं करने वाला क्योंकि मुझे चीज़ सिखाई गई है. और यहाँ पे नेटिव अमेरिकन का एक और फीचर बता दिया गया कि ये जो सीक्रेट्स थे उनको अपने पास संभाल के रखते थे, कभी भी किसी के सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं किया करते थे. फिर उसके बाद है पोइम 18 जिसमें कहता है इफ़ वी सिट इन जॉन एफ कैनेडीज लेमोजीन ऑन November 22, 1963 and then we look back over our shoulder just as the first shot is fired. We will see how a shadowy figure in the 6th floor window of depository. अब यहाँ पे एक और हिस्टोरिकल रेफरेंस कोट किया गया है. जॉन एफ कैनेडी जो थे ना वो 35th प्रेसिडेंट थे यूएस के, जिनको फ्राइडे November 22, 1963 पे एट 12:30 PM क्या कर दिया गया था, असैसिनेट किया गया था. इनको मार दिया गया था, इनकी डेथ हो गई थी. और वहाँ पे ये उन हिस्टोरिकल इवेंट को नरेट कर रहे हैं हमारे ऑथर कि अगर हम इस इवेंट के ऊपर गौर करें, फॉर एग्जांपल अगर हम उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे तो हम क्या देखते थे कि किसी ने हमारे पे गोली चलाई है और वो पहली गोली कहाँ से गुजरी, हमारे शोल्डर के पास से होकर गुजर गई है. और अगर हम बाहर देखें उस कार से लैमोजीन से तो हम देखते थे कि एक शैडोई फिगर यानी कि एक साया नज़र आ रहा है. कहाँ से नज़र आ रहा है, 6th फ्लोर विंडो ऑफ द डिपोजिटरी का जो 6th फ्लोर है उसकी खिड़की से हम लोगों को एक साया नज़र आ रहा है. मतलब वहाँ से किसी ने गोली चलाई थी और वही गोली आके लगी थी जॉन एफ कैनेडी के. कहते हैं मूविंग क्लोजर वी कैन सी द राइफल, अ गोल्ड रिंग एंड ब्राउन आइज. कहते हैं अगर हम और क्लोज देखते तो हमें नजर आता है कि वो जो जिसका साया नजर आ रहा था उसने क्या पकड़ा हुआ था, एक राइफल पकड़ी हुई थी, उसने एक गोल्ड रिंग पहनी हुई थी, उसकी आंखें ब्राउन थी. फिर कहते हैं वी कैन सी अ बीड ऑफ स्वेट फॉल फ्रॉम द फोरहेड टू गन स्टॉक सॉकिंग इनटू द फाइनली ग्रेन्ड वुड. We can see the fine smoke rise. We do know the Sasquatch did not shoot JFK, but we wonder if the man who pulled the trigger was hired by the same men who paid the scientist. अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात कर दी. कहते हैं कि ये अपीयरेंस थी उस पर्सन की जिसने गोली चलाई. वो पर्सन यानी कि फिर Sasquatch नहीं था, यानी कि वो कोई नेटिव अमेरिकन नहीं था. अब कहते हैं अब मुझे हैरानगी हो रही है, मैं चीज़ सोच के बड़ा वंडर हम हैरान हो रहे हैं कि वो मैन जिसने ट्रिगर चलाया था, जिसने गोली दुबाई थी, गोली चला के JFK को मारा था, क्या वो आदमी वही आदमी था जिसको उन्हीं साइंटिस्ट ने पे करके हायर किया था, वॉज हायर्ड बाय द सेम मैन हु पे द साइंटिस्ट. यानी जो साइंटिस्ट थे वो भी Sasquatch की एग्जिस्टेंस को बिलीव नहीं रखते थे, ना वो Sasquatch के बारे में बातें फैलने देना चाहते थे. वो कहते थे Sasquatch एग्जिस्ट करता ही नहीं है. तो कहते हैं जिस तरह Sasquatch एग्जिस्ट नहीं करता, Sasquatch को बुरा भला कहा जा रहा था, बिल्कुल वैसे ही क्या ये आदमी जिसने गोली मारी JFK को, ये भी वही पर्सन था जो Sasquatch को बुरा भला कहता था और इसको भी पैसे देने वाला, हायर करने वाला वही पर्सन था. अब इन शॉर्ट राइटर यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो साइंटिस्ट हैं, ये जो हायर्ड मैन था, इन दोनों को पीछे से सपोर्ट हो रही है, यानी कि पीछे से पैसे देने वाला कोई और है, इनको बहकाने वाला कोई और है. किसी और के कहने पे Sasquatch की एग्जिस्टेंस को नहीं मान रहे और Sasquatch को एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं. अब Sasquatch कौन है, नेटिव अमेरिकन है और ये चाहते हैं कि नेटिव अमेरिकन की एग्जिस्टेंस जो है वो एग्जिस्ट ही ना करे.
उनका कोई भी नामो निशान ही ना हो। और कहते हैं कि यहाँ पे इस इंसिडेंट के थ्रू, जॉन एफ कैनेडी के थ्रू, जो नेटिव अमेरिकन है उनके आइडेंटिटी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, उनके ऊपर इल्ज़ाम वगैरह लगाया जा रहा था, जबकि कहता था कि वहाँ पे किसी भी नेटिव अमेरिकन का कोई रोल नहीं था, इसके ऊपर गोली चलाने वाला भी कोई नेटिव अमेरिकन नहीं था। तो इसके ऊपर गोली किसने चलाई? उस आदमी ने। तो जिस आदमी ने गोली चलाई बेसिकली उनका नेटिव अमेरिकन से कोई ना कोई क्लैश ज़रूर था। वो चाहता था कि नेटिव अमेरिकन का नामो निशान ही ना रहे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम इसको कॉलोनियलिज्म के पर्सपेक्टिव में भी देख सकते हैं कि वाइट मैन थे ना, वाइट मैन ही नेटिव अमेरिकन की आइडेंटिटी को नहीं चाहते थे, वाइट मैन ही नेटिव अमेरिकन की आइडेंटिटी को एक्सप्लॉइट करना चाहते थे। तो कैसे हो सकता है, कहते हैं वाइट मैन का अपना खुद की साजिश नेटिव अमेरिकन के खिलाफ। तो एनी हाउ नेक्स्ट है पोएम 19 जिसमें कहता है ऑन हिज डेथ बेड रॉजर पैटरसन विश्ड ही वुड हैव शोड द स्क्वैच एंड प्रूव्ड हर एग्जिस्टेंस विद द कॉर्प्स। कहते हैं इनकी जो डेथ बेड था, यानी कि जब डेथ हो गई थी JFK की, तो वहाँ पे जो रॉजर पैटरसन था उसकी ख्वाहिश ये थी कि वो उस स्क्वैच को वहाँ पे शूट करके मार चुका होता, और अगर उस स्क्वैच को वहीं पे मारता तो ये उसकी एग्जिस्टेंस को भी एक लाश के साथ प्रूव करता, यानी कि स्क्वैच भी एग्जिस्ट करती है। यानी कि रॉजर पैटरसन का कहना था कि यहाँ पे सारा कुछ करने वाले नेटिव अमेरिकन थे, ताकि उससे नेटिव अमेरिकन की आइडेंटिटी तो सामने आती कि नेटिव अमेरिकन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। एनी हाउ नेक्स्ट है थीसिस। Indians can only be proven superstitious if non-Indians are proved to be without superstitious। कहते इंडियंस जो थे उनको सुपरस्टिशियंस इसीलिए कहा जाता था या कहा जा सकता था कि अगर जो नॉन इंडियंस हैं उनको विदाउट सुपरस्टिशियस प्रूव किया जाए, यानी कि इंडियंस अगर सुपरस्टिशियंस हैं तो नॉन इंडियंस भी सुपरस्टिशियंस हैं। अगर आप नॉन इंडियंस को सुपरस्टिशियस प्रूफ नहीं कर सकते फिर तभी आप इंडियंस को सुपरस्टिशियस प्रूव करके दिखाओ, क्योंकि इनका कहना था कि जो इंडियंस हैं वो सुपरस्टिशियस हैं, सुपरस्टिशियस बिलीफ रखते हैं, और यहाँ पे एक और आइडेंटिटी इनकी रिवील हो रही है। लेकिन जो और इंडियंस हैं कहते हैं वो भी तो सुपरस्टिशियस है। कहते हैं अगर जो नॉन इंडियंस हैं वो सुपरस्टिशियस नहीं है फिर आप कोई बात करके दिखाओ। तो कहता है इफ़ नॉन इंडियंस आर प्रूव टू बी विदाउट सुपरस्टिशंस। कहते हैं नॉन इंडियन भी सुपरस्टिशंस है तो इंडियन भी सुपरस्टिशन है, दोनों ही सुपरस्टिशंस हैं। फिर है 21 पॉइंट में जहाँ पे कहता है डू दिस स्क्वैच बिलीव इन अस। कहते हैं हमसे स्क्वैच के बारे में बात किए जा रहे हैं कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ये है वो है सो ऑन। तो कहते हैं कि स्क्वैच हमारे पे यकीन करती है। फिर 22 पॉइंट है डू यू टेक द ब्रेड एंड वाइन बिकॉज यू बिलीव इट टू बी द बॉडी एंड द ब्लड। आई डू as other Indians do. 2. Because the colonial superstition is beautiful as any of our indigenous superstitions. ज़बरदस्त लाइन है, इम्पॉर्टेंट लाइन है, जिसमें कहता है कि क्या अपने साथ तुम रोटी लेके रखते हो इसलिए ताकि तुम्हारा खून सलामत रह सके, तुम अपनी बॉडी की हिफाजत कर सको। कहता है मैं अपने साथ अपनी ब्रेड, अपनी वाइन, अपना खाना पीना लेके रखता हूँ, क्योंकि बाकी इंडियंस भी अपने साथ खाना पीना रखते हैं। क्योंकि दैट colonial superstition is as beautiful as any of our indigenous superstition। ये जो colonial superstition है ये भी इतना खूबसूरत है, यानी कि जो colonial पावर है वो भी हर टाइम एग्जिस्ट कर रही होती है हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए, हमसे खाना पीना छीनने के लिए, हम लोग को सप्रेस करने के लिए, हमारी आइडेंटिटी छीनने के लिए। इसलिए हम लोग को हमारा ब्रेड एंड वाइन हमारे साथ रखना पड़ता है, वरना वो हमसे हमारा ब्रेड एंड वाइन भी छीन ले। तो उसके बाद है 23 पॉइंट जिसमें कहता है Of course, Sasquatch and Indians have known of each other for thousands of years। कहता है no doubt Sasquatch और Indians एक दूसरे के लिए हज़ारों साल से जाने जाते हैं। Certain Indians believed Sasquatch were evil Indians, banished from their respective tribes. Others believed Sasquatch came down from the skies. Some Indians have set a lonely campfires and watched the woods for signs of Sasquatch, their long lost brother। अब यहाँ पे बताया गया है कि Sasquatch के बारे में जो डिफरेंट नेटिव अमेरिकन उनका क्या क्या बिलीफ है। कहते कुछ का मानना ये है कि Sasquatch जो है वो इवल इंडियंस है जिनको उनके रिस्पेक्टिव ट्राइब से निकाल दिया गया हुआ है, बनिश किया गया था। कहते एक ग्रुप का ये बिलीफ है। कहते दूसरे मानते हैं कि Sasquatch जो है ना वो आसमान से उतर के आए हैं। कहते कुछ इंडियंस ऐसे थे जिन्होंने अपने कैंप फायर लगाए, उन्होंने लकड़ियाँ जला के रखी बाहर, और उनका लकड़ियाँ जलाने का मकसद क्या था। कहते थे सिंबल है Sasquatch का, जो Sasquatch जो बेसिकली वो क्या है, वो इनके लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर है। फिर पॉइंट 24 है, कहता है अ मैन नेम्ड एनॉमली इज ओवर देयर
in the dark corner with his eyes closed dancing all by himself. कहते एक आदमी जिसका नाम एनॉमली था, वो वहाँ पे अंधेरे अंधेरे के अंदर एक कॉर्नर पे खड़ा हुआ था, उसकी आंखें बंद थी और डांसिंग ऑल बाय हिमसेल्फ, और वो खुद अपने आप डांस करता जा रहा था. फिर पोएम 25 उसमें कहता है मैं तुम लोगों के जो गॉड है ना उसकी एग्जिस्टेंस का प्रूफ देता हूँ. कैसे? वो बताता है जिम थॉर्प के बारे में, सैक एंड फॉक्स के बारे में. कहते हैं ये सब इंडियंस थे, नेटिव अमेरिकन थे, जिन्होंने डिकैथलॉन में और पेंटाथलॉन में 1912 में लाइक मेडल विन किया था, गोल्ड मेडल्स विन किए थे ओलंपिक्स के अंदर. ठीक है, अब ये कौन है? ये नेटिव अमेरिकन है. कहते हैं नेटिव अमेरिकन एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि उसने कहा था ना कि जैसे गॉड एग्जिस्ट करता है वैसे ही नेटिव अमेरिकन एग्जिस्ट करते हैं. नेटिव अमेरिकन को दिखाया नहीं जाता, गॉड नज़र नहीं आता, लेकिन नेटिव अमेरिकन एग्जिस्ट करते हैं. हालांकि इन पर्सन को, जिम थॉर्प को, सैक को, फॉक्स को, ये जो इंडियंस थे, इनको यूएस की सिटीजनशिप नहीं मिली थी, लेकिन ही वॉन दोज मेडल्स डिस्पाइट द फैक्ट दैट इंडियंस वर नॉट रिकॉग्नाइज्ड. ठीक है, जैसे कि देखिए, आई कैन गिव यू प्रूफ ऑफ गॉड. जिम थॉर्प, सैक एंड फॉक्स इंडियन won gold medals in the decathlon and pentathlon at the 1912 फिर है Stockholm Olympics. He won those medals despite the fact that Indians were not yet recognized as United States citizen. कि अब ये जो था जिम थॉर्प, इन्होंने क्या किया, इसने इन मेडल्स को जीता, हालांकि ये यूएस का सिटीजन भी रिकॉग्नाइज नहीं होता. यानी कि इनकी आइडेंटिटी क्राइसिस की बात की गई है कि स्टिल उनको आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करना पड़ा 1912 में भी. हालांकि उनसे उनकी अपनी आइडेंटिटी, नेटिव अमेरिकन की आइडेंटिटी भी स्नैच कर ली, और जब ये यूएस में रह रहे हैं तो उनको अपनी भी जो सिटीजनशिप थी, यूएस वालों ने अपनी सिटीजनशिप भी नहीं दी थी. ठीक है, फिर उसके बाद है नेक्स्ट लाइन 26 पोएम की. Sasquatch did not kidnap the Lindbergh baby. Sasquatch did not bury the empty coffin of Heinrich Müller. Sasquatch did not kill the prostitutes in Whitechapel. अब ये डिफरेंट इंसिडेंट बता रहा है कि लेना बेबी एक दफ़ा किडनैप हुआ था, तो कहते सस्क्वैच ने इनको किडनैप किया था. हेनरिच मुलर जो थी उसकी कब्र खाली दिखाई दी थी, कफन खाली थे जब उसको खोदा गया दोबारा. कहता सस्क्वैच ने तो नहीं किया था उस खाली कफन को. कहता ये जो वाइट चैपल में एक प्रोस्टिट्यूट मरी थी, उन प्रोस्टिट्यूट को मारने वाला सस्क्वैच नहीं था. Sasquatch did not fly with Amelia Earhart. फिर है Sasquatch did not roll the stone away from the Jesus tomb. कहते जो जीसस टॉम के जो वहाँ पे जो स्टोन पीछे हुआ था, Sasquatch ने नहीं किया था. Sasquatch did not the pyramids. Sasquatch did not create the ghost dance. Sasquatch did not drop the bombs at Hiroshima and Nagasaki. Sasquatch did not descend from the missing link. Sasquatch did not drag boulders across Eastern Island. Sasquatch did not crash land in Roswell, New Mexico. Did not walk across the Bringstrat. Sasquatch did not sink Lemuria. Sasquatch did not write Shakespeare's play. अब ये बहुत मज़े की और इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं. ये सारे काम किसने किए हैं? वाइट मैन ने किए हैं. हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर अटैक, घोस्ट डांस किसने बनाया, जीसस की डॉम से जो स्टोन था किसने पीछे किया, पिरामिड किसने बनाया, वाइट चैपल के अंदर जो प्रोस्टिट्यूट थी उनको किसने मारा, एमेलिया एयरहार्ट जो उड़ रही थी, फ्लाई कर रही थी, उनके साथ कौन उड़ा था. कितने सारे काम जो हैं सस्क्वैच तो नहीं किए थे. सस्क्वैच ने तो शेक्सपियर के प्ले नहीं लिखे थे. फिर सब कुछ किसने किया? क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया, नो आंसर. एंड आंसर इज सिंपल, कॉलोनियल पावर. ये सब कुछ करने वाली कॉलोनियल पावर थी, वाइट मैन थी. और ये पोएम 26 सारी की सारी बड़े बड़े हिस्टोरिकल इवेंट्स को कवर कर रही है. एंड देन पोएम 27 है, कहता है आई कैन गिव यू प्रूफ ऑफ सस्क्वैच. इंडियन ट्राइब्स ऑफ द पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट carved ape faces into their totem poles long before any Europeans arrived and brought news of such animals. कहते हैं मैं आपको प्रूफ देता हूँ सस्क्वैच का कि सस्क्वैच इस जो है एग्जिस्ट करती है. उसने बहुत ही पुराने ट्राइब की बात की. कहते हैं वहाँ पे उन्होंने एप्स यानी कि जो बंदर होते हैं उनके फेसेस की कार्वेशन की हुई थी लॉन्ग बिफोर. कब से? कहते हैं लॉन्ग बिफोर एनी यूरोपियंस अराइव्ड एंड ब्रॉट न्यूज़ ऑफ सच एनिमल्स. कि कोई भी इससे पहले कि वहाँ पे आता आके उसको इस एनिमल की न्यूज़ देता, उन्होंने इन न्यूज़ से पहले इनकी कार्वेशन की हुई थी, शक्लें बनाई हुई थी पत्थरों पे, ज़मीनों पे. कहते अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट देयर आर नो अदर primates aside from human beings indigenous to
नॉर्थ अमेरिका। और कहते साइंटिस्ट तो ये कहते हैं कि नॉर्थ अमेरिका के अलावा और कहीं पे भी कोई भी प्राइमेट्स यानी कि एप जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता था। कोई भी एनिमल एप लाइक एनिमल जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता था असाइड फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अलावा। फिर है मतलब साइंस वहाँ पे भी उनके एग्जिस्टेंस को नहीं मान रही। फिर कहता है इफ स्क्वैच इज द डेविएशन देन व्हाट इज कॉमन रूल। कहता है स्क्वैच डेविएशन है तो फिर कॉमन रूल क्या है। फिर 29 पॉइंट में कहता है लेट नाइट ऑन द स्पोकेन इंडियन रिजर्वेशन वी कैन हेयर द श्रिल क्राई इको थ्रू द पाइन्स वी हैव रिकॉर्डेड द क्राई एंड प्लेड इट फॉर द एक्सपर्ट्स हु कैन नॉट टेल अस विच एनिमल मेड दैट साउंड। कहते हैं लेट नाइट स्पोकेन इंडियन रिजर्वेशन जो कि अगेन ट्राइब है जहाँ से हमारा ऑथर बिलोंग करता है, स्पोकेन इंडियन था शर्मिन लग्जी। कहते हैं हमने वहाँ पे लेट नाइट के टाइम पे ऊंची ऊंची चिल्लाने की आवाज़ें सुनी थी। हमने उन आवाज़ों को रिकॉर्ड किया फिर प्ले किया। तो कहता है हम लोग एक्सपर्ट्स के पास लेके गए। उन्होंने क्या कहा, हु कैन नॉट टेल अस विच एनिमल मेड दैट साउंड, किस एनिमल ने ये साउंड बनाया है। यानी कि ये आवाज़ें जो है, ये चिल्लाना, ये चीखना क्यों हो रहा है, क्योंकि उनसे आइडेंटिटी उनकी छीनी जा रही है, उनको उनके प्लेस से दूर किया जा रहा है। फिर 30 पोइम है बिकॉज द स्क्वैश यूज टूल्स आई वंडर इफ दे राइट पोइम्स। कहते स्क्वैश टूल यूज़ करते हैं तो मैं हैरान होता हूँ, सोचता हूँ क्या वो पोइम्स लिखते हैं। बिकॉज द स्क्वैश स्टील सैल्मन फ्रॉम नेट्स, के नेट्स से उन्होंने क्या किया, सैल्मन को चुरा लिया था। आई वंडर इफ दे हैव जस्टिस। Because the squash travel alone, I wonder if they love. Because the squash stink, I wonder if they feel shame. Because the squash hide, I wonder if they are afraid. Because the squash cry in the night, I wonder if they believe in God. यहाँ पे सारी बातें ये की गई हैं कि स्क्वैच ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, तो क्या मैं सोचता क्या वो लिखते हैं, क्या वहाँ पे इंसाफ है, क्या उनके साथ इंसाफ किया गया हुआ है, क्या उनके पास मोहब्बत है, क्या वो मोहब्बत करते हैं, क्या वो नफ़रत करते हैं, और उसके बाद क्या उनको खुद से बदबू आती तो उस पर शर्म करते हैं, वो क्यों डरते हैं, वो क्यों रोते हैं रातों को, वो रातों को रोते हैं तो क्या उनको खुदा पे यकीन नहीं है। ये कहा गया 30 पॉइंट में। एंड देन है 31 अ लार्ज फुटप्रिंट in the damp sand, a bush burning on the mountain. फिर है 32 When I asked the Indian elder, she said with a smile, I do not know if I believe in Sasquatch, but he sure does stink. कि सस्क्वैच के 31 में कहा गया कि सस्क्वैच के डम्प सैंड के ऊपर एक बड़े से बिग फ्रूट देखे गए थे। और उसके बाद फिर कहा गया और ऑन द अदर हैंड माउंटेन के अंदर जो थी आग लगी हुई थी, एक झाड़ियों के अंदर आग लगी हुई थी। यानी कि भागते हुए पाँव के निशान कहाँ पे पड़ते हैं, रेत पे पड़ते हैं। और भाग कहाँ से रहे हैं, पहाड़ों से। क्यों, वहाँ पे आग लगी थी, मतलब उनसे उनके घर छीने जा रहे थे, जहाँ वो रहते थे उनकी रिहाइश से उनको दूर किया जा रहा था। और भागते भागते फिर रेतों में पाँव के निशान पड़ रहे थे। ये हुआ बताया गया 31 में। और अगर हम इसका सिम्बोलिकली देखा जाए तो वही बात कि इनसे इनकी आइडेंटिटी छीनी जा रही थी, इनसे इनका घर छीना जा रहा था। और जब घर छोड़ के जा रहे थे तो जाते हुए जिस घर में थे वहाँ पे आग लगा दी गई और जाते जाते जो जगह थी वहाँ पे पाँव के निशान बन गए। फिर व्हेन आई आस्क्ड द इंडियन एल्डर्स ही सेड विद अ स्माइल, कहते जब मैंने इंडियन एल्डर से पूछा तो उसने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, आई डू नॉट नो इफ़ आई बिलीव इन सस्क्वैच बट ही श्योर डज स्टिंक। कि मैं ये चीज़ श्योर रहता हूँ कि स्टिंक स्मेल आती है, लेकिन मैं उनकी स्मेल को फील कर पाता हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं जानता कि इफ़ आई बिलीव इन सस्क्वैच, क्योंकि इनको इतना तोड़ा गया, इतना मरोड़ा गया, इनको इनके प्लेस से दूर किया गया, लैंग्वेज से दूर किया गया, कल्चर से दूर किया गया। तो इसलिए उसने कहा आई डू नॉट नो इफ़ आई बिलीव इन सस्क्वैच, कि सस्क्वैच एग्जिस्ट करता है कि नहीं, नेटिव अमेरिकन की आइडेंटिटी अब बाकी है कि नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि उनका कोई ना कोई टिंज, कोई ना कोई स्मेल, कोई ना कोई खुशबू, कोई ना कोई बदबू अभी भी है, यानी कि अभी भी नेटिव अमेरिकन हैं। तो शर्मिन लग्जी थ्रू आउट इस पोएम के अंदर जो नेटिव अमेरिकन की आइडेंटिटी थी उनकी बात कर रहा था,
रिकंस्ट्रक्ट करा था। इसने अपने ट्राइब्स के बारे में बताया, इनका स्टोरी टेलिंग के बारे में बताया, ओरल ट्रेडिशन के बारे में बताया इसके अंदर। इन्होंने डिफरेंट अपने जो अचीवमेंट थी 1912 में हुई, गोल्ड मेडल जिनकी विन किया था एक नेटिव अमेरिकन ने, उसके बारे में बताया। बास्केटबॉल के बारे में बताया, इनका बिलीव गॉड के ऊपर क्या है उन्होंने बताया। उसके बाद इसकी जो इनके अंदर नेटिव अमेरिकन का जो मेन फेमस स्किल था क्विल मेकिंग करना, क्विल वर्क करना, इसने वो बताया। इसने पॉट मेकिंग का बताया कि मिट्टी के काम किया करते थे, अनासाजी के लोग थे। ठीक है, तो थ्रू एंड थ्रू हम लोगों को इस स्क्वैच पोएम्स पढ़ के ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा आइडिया होता है कि नेटिव अमेरिकन किस किस्म के लोग थे। उससे स्क्वैच जो सिंबलाइज करा नेटिव अमेरिकन की आइडेंटिटी को, उनकी एग्जिस्टेंस को, उनके बिलीव्स को, उनके कल्चर को, उनके ट्रेडिशन को। क्लियर? एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अब तक दुआ में खास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।